Hello everyone, I am Astha, Assistant Professor from Indraprasth Law College, Greater Noida. So this is our sixth video for BA LLB 5th semester for Law of Crimes, and in this video we will discuss our topic offenses affecting human body. So basically there are many offenses that affect human body, but I have divided this topic into two videos, in video 6 and video 7. So in video 6 we will discuss only culpable homicide and murder, and in the 7th video we will discuss remaining offenses that affect our body. So chapter 5 of the IPC code, IPC, discusses with offenses affecting human body. अब चैप्टर 5 जो है आईपीसी का वो डिस्कस करता है उन ऑफेंसेस को जिसकी वजह से किसी ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट होता है। वो कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं? कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, होमिसाइड बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, किडनैपिंग एंड अबडक्शन, wrongful restraint and wrongful confinement, assault and criminal force. So we will discuss culpable homicide and murder in this video. Culpable homicide is defined under section 299 of IPC. Culpable homicide is committed where the accused has caused loss of life through wrongful conduct but where there was no intention to kill or with recklessness. मतलब जहाँ पे एक्यूज की एक्ट की वजह से किसी की लाइफ हार्म हुई है, किसी की जान को खतरा हुआ है, बट उसमें उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि उसके एक्ट की वजह से किसी सामने वाले पर्सन को खतरा हो या किसी की डेथ हो। तो इन दैट केस जब आपकी इंटेंशन नहीं होती है, कुछ लॉस हो जाता है ह्यूमन लाइफ का, तो वो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आता है। Section 29 of the IPC deals with culpable homicide, and it is stated as follows: whoever causes death by doing an act with an intention of causing death or with the knowledge that he is likely by such act to cause death commit the offense of culpable homicide. मतलब अगर कोई सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज करता है इस इंटेंशन के साथ कि उसके इस एक्ट से सामने वाले पर्सन की डेथ होनी चाहिए, मतलब उसकी इंटेंशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो नॉलेज के लेवल पे, मतलब नॉलेज और इंटेंशन इज इतना स्ट्रांग कि आपके एक्ट से सामने वाले की डेथ हो, तो उस केस में आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होते हो। द पीनल कोड हैज़ फर्स्ट डिफाइंड कल्पेबल होमिसाइड सिंप्लिसिटर टर्म्ड एज मैनस्लॉटर अंडर इंग्लिश लॉ विच इज़ जीनस एंड द मर्डर विच इज़ स्पीशीज ऑफ होमिसाइड। तो बेसिकली जो मर्डर होता है, जो कल्पेबल होमिसाइड होता है वो जीनिस होता है और मर्डर स्पीशीज़ होता है। तो मतलब जितने भी मर्डर होते हैं वो सब कल्पेबल होमिसाइड में आते हैं। फाइन। Now there are three explanations for section 299. Explanation 1: a person who causes bodily injury to another who is laboring under a disorder, disease or bodily infirmity and thereby accelerate the death of that order shall be deemed to have caused his death. मतलब अगर आपके एक्ट की वजह से सामने वाला पर्सन की, आपको पता है कि हाँ भाई ये इस डिजीज़ से या इस डिसऑर्डर से या इस बॉडी इन्फिमिटीज़ को है, और अगर मैं इसको ऐसे एक्ट करती हूँ तो वो एक्सलरेट हो जाता है उसकी डेथ के चांसेस, और आप तब भी कर देते हो उस एक्ट को, तो यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। जैसे कि आपको पता है सामने वाले के ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है और बिल्कुल आप अपनी उसकी जो आप अपना पंच बना के फिस्ट बना के उसके बिल्कुल ब्रेन पे सेंटर में हिट करते हो, और आपको पता है कि आप इतनी ज़ोर से हिट कर रहे हो कि ही मे डाई, तो उसमें क्या है, आपको पता है कि आप उसकी डेथ के चांसेस एक्सेलरेट कर रहे हो। इन दैट केस यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। Explanation 2: where death is caused by bodily injury, the person who caused such bodily injury shall be deemed to have caused a death, although by restoring to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented. मतलब ये कह रहा है कि अगर आप किसी आपके एक्ट की वजह से किसी की बॉडीली इंजरी किसी को हो जाती है या आपके उसकी एक्ट की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, लेकिन अगर आप ये ट्रीटमेंट ले दो, आप इतनी इंटेंशन से करते हो कि भाई सामने वाले की डेथ होनी चाहिए, लेकिन वो बच जाता है ड्यू टू प्रॉपर ट्रीटमेंट या स्किलफुल ट्रीटमेंट की वजह से या रेमेडीज़ की वजह से वो बच जाता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई वो तो बच गया तो मैं लाइबल नहीं होगा कल्पेबल होमिसाइड के। नो, आप लाइबल होगे तभी बिकॉज योर इंटेंशन वॉज सो स्ट्रॉन्ग कि आपकी एक्ट की वजह से सामने वाले की डेथ होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन 3: द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन मदर्स फॉर्म इज़ नॉट होमिसाइड। मतलब अगर मदर के वोम्ब के अंदर बच्चा मर जाता है आपके एक्ट की वजह से, आपकी किसी एक्ट की वजह से, आपकी इंटेंशन थी कि मदर का मतलब जो वोम में बच्चा वो मरना चाहिए, तो वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। लेकिन वोम्ब के अंदर भी अगर बच्चा मर जाता है, वो कल्पेबल होमिसाइड किस केस में होता है? बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड टू कॉज द डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड इफ एनी पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड हैज़ बीन ब्रॉट फॉर्थ। मतलब अगर बेबी की कोई बॉडी बन चुकी है अंदर, मतलब बॉडी बननी स्टार्ट हो गई है या कुछ हो गया कि सब ब्रीथिंग स्टार्ट हो गई है बेबी के अंदर, तो इन दैट केस, या उसका कोई मतलब बॉर्न होते होते आपकी एक्ट की वजह से उसकी डेथ हो गई है,
तो उस केस में आप लाइबल हो, मतलब मदर के वॉम्ब के अंदर भी अगर वो डेथ होती है तो आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल हो। नाउ सेक्शन 300 डिस्कस विद मर्डर। एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। मतलब कल्पेबल होमिसाइड हमेशा मर्डर होता है, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। उन केसेस में कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता है। इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मतलब अगर आप डेथ इस इंटेंशन से कर रहे हो कि सामने वाले की डेथ होनी चाहिए, आप एक्ट इस इंटेंशन से कर रहे हो कि डेथ होनी चाहिए, तो इन दैट केस you will be held liable for murder. Second, if it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of a person to whom the harm is caused. अगर आप इस इंटेंशन के साथ किसी पर्सन को बॉडीली इंजरी करते हो कि आपको पता है कि हाँ भाई मेरे इस एक्ट की वजह से सामने वाले की डेथ हो सकती है, तो इन दैट केस यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर मर्डर. Third, if it is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. मतलब अगर आपका एक्ट ऐसा है, इट मीन्स इफ़ योर एक्ट इज सच कि हाँ भाई नॉर्मल कोर्सेज में देखा जाए कि आपके एक्ट की वजह से किसी की डेथ हो सकती है, मतलब वो प्रोबेबल कॉज है कि हाँ भाई इस एक्सटेंट तक आप किसी को इंजरी करते हो तो उसमें किसी की डेथ हो सकती है, तो इन दैट केस यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर मर्डर. Fourthly, if the person committing that act knows that it is so imminently dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death and commits such act without any excuse for incurring the risk of death or such injury as aforesaid. मतलब कि आपका जो एक्ट है वो इतना डेंजरस है दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटी उस एक्ट की वजह से किसी की डेथ ही होनी है. आपको पता है कि वो इतना डेंजरस एक्ट है कि अगर मैं किसी की एक्ट करूँगा तो हर हाल में किसी पर्सन की डेथ होगी, तो इन दैट केस यू विल बी हेल्ड लायबल. फॉर एग्जाम्पल, ए शॉट्स जेड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम. ए जो है जेड को शूट करता है इस इंटेंशन से कि जेड मर जाए, एंड जेड डाई इन कॉन्सिक्वेंस, तो जेड उस एक्ट में जेड मर जाता है, तो इन दैट केस ए कमिट्स मर्डर. वेल, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर. अब पीछे हमने पढ़ा कि कल्पेबल होमिसाइड किन केसेस में मर्डर होता है. अब वी विल स्टडी कि कल्पेबल होमिसाइड किन केसेस में मर्डर नहीं होता है विद सर्टेन एक्सेप्शंस. एक्सेप्शन 1 कि कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर नहीं होता है. कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर while deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation causes the death of a person who gave provocation or causes the death of any other person by mistake or accident. मतलब कल्पेबल होमिसाइड जब मर्डर नहीं होता है जब आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हो किसी ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन की वजह से, और आपके उस ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन की वजह से किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, या उसी पर्सन की डेथ आप कर देते हो जो आपको ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन दे रहा था. सो इन दैट केस कल्पेबल होमिसाइड जो होगा सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड होगा, वो मर्डर नहीं होगा. लेकिन अब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के लिए भी कुछ एक्सेप्शंस होनी चाहिए जब आपको ये एक्सक्यूज़ मिलेगा. फर्स्ट, that the provocation is not sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for killing or doing harm to any person. मतलब आपका प्रोवोकेशन खुद से नहीं आना चाहिए, किसी सामने वाले पर्सन या किसी सेकंड पर्सन ने आपको प्रोवोक किया हो तब आपको ये एक्सक्यूज़ मिलता है. Secondly, that provocation is not given by anything done in obedience to the law or by public servant in the lawful exercise of the powers of such public servant. अगर आपका प्रोवोकेशन जो है उस वजह से आया कि भाई कोई पब्लिक सर्वेंट आपकी अपनी ड्यूटी कर रहा था लॉफुल वे में, और तब आपको गुस्सा आ गया कि भाई आपने आपको रोकना चाहा और आपको गुस्सा आ गया, आपने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया जिसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से किसी की डेथ हो गई, तो इन दैट केस कल्पेबल होमिसाइड सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा. Thirdly, that the provocation is not given by anything done in the lawful exercise of the right of private defense. कि मतलब आप अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए जब प्रोवोकेशन ना दिया गया हो किसी एक्सरसाइज लॉफुल वे में, राइट किसी प्राइवेट डिफेंस के लिए जब आपने लॉफुल एक्सरसाइज करी हो किसी राइट की, तब ये एक्सेप्शन नहीं आएगा. वेदर द प्रोवोकेशन वॉज ग्रेव और सडन इनफ टू प्रिवेंट द ऑफेंस फ्रॉम अमाउंटिंग टू मर्डर इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. राइट, ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन एक्साइटेड बाय प्रोवोकेशन गिवन बाय जेड. कि ए जो होता है, जेड जो होता है ए को प्रोवोक करता है कि वो वाई को मार दे. ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन एक्साइटेड बाय प्रोवोकेशन गिवन बाय जेड इंटेंशनली किल्स वाई. सॉरी, जो ए होता है, जेड जो होता है ए को प्रोवोक करता है और गुस्से में आके जेड ए के बच्चे को आई एम एक्सप्लेन इट अगेन.
ए जेड जो है ए को प्रोवोक करता है, फाइन, और ए को गुस्सा आ जाता है, तो उस गुस्से में आके वो क्या करता है, वो वाई को मार देता है, और वाई जो है जेड का बच्चा है। सो इन दिस केस दिस इज मर्डर, बिकॉज जो प्रोवोकेशन है वो वाई ने नहीं दिया था, मतलब जिस बच्चे का मर्डर हुआ उसने तो प्रोवोक करा ही नहीं था, जेड ने प्रोवोक किया था। तो इन दैट केस जो ए होगा वो बच्चे की डेथ के लिए लायबल होगा, फाइन।